हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का स्पर्श के इस यूट्यूब चैनल में। करंट अफेयर्स के इस वीडियो सीरीज में आज हम छत्तीसगढ़ के परीक्षोपयोगी महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो सीरीज में हम वीकली और मंथली करंट अफेयर्स पर चर्चा करते हैं और प्रश्नों के माध्यम से इनकी व्याख्या भी करते हैं। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 के लिए छत्तीसगढ़ के किस स्थल का चयन केंद्र सरकार द्वारा किया गया? और इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प हैं डोंगरगढ़, सिरपुर, भोरमदेव या रतनपुर। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, भोरमदेव। तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो कि हम प्रतिवर्ष 21 जून को मनाते हैं, पूरे देश भर से 75 स्थलों का चयन किया गया है और इन 75 स्थलों में छत्तीसगढ़ से एकमात्र चयनित स्थल जिसका चयन केंद्र सरकार के द्वारा किया गया है वो स्थल है छत्तीसगढ़ का भोरमदेव। ठीक है, यहाँ पर इसी तथ्य को आप देख सकते हैं, केंद्र सरकार द्वारा इस वर्ष 21 जून को आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को यादगार बनाने के लिए देश के 75 अलग अलग आइकॉनिक स्थलों का चयन किया गया है। इन आइकॉनिक स्थलों में ऐतिहासिक स्थल भी सम्मिलित हैं, पुरातात्विक महत्व के स्थल भी सम्मिलित हैं और पर्यटन के क्षेत्र में से महत्वपूर्ण स्थलों का भी चयन इसमें किया गया है। ठीक है, क्योंकि आप सभी को पता है कि हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, इसीलिए 75 स्थलों का चयन किया गया है और इन 75 में से छत्तीसगढ़ से एकमात्र ऐतिहासिक पुरातात्विक पर्यटन महत्व के स्थल के रूप में भोरमदेव मंदिर परिसर का चयन किया गया है। तो ये तथ्य आप अवश्य ही ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब भोरमदेव मंदिर परिसर की बात आई है तो भोरमदेव के बारे में जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं इसकी चर्चा हम यहीं पर कर लेते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि भोरमदेव मंदिर की स्थिति कहाँ पर है। तो आप ध्यान रखिएगा, कबीरधाम जिले के चौरा ग्राम में आपका क्या स्थित है? भोरमदेव मंदिर परिसर। ठीक है, इसके निर्माण वर्ष की अगर हम बात करें तो निर्माण इसका किया गया था 1089 ईस्वी में और निर्माण कार्य करवाया गया था छिंदक नागवंशी राजा गोपाल देव के द्वारा। इसी भोरमदेव मंदिर परिसर के समीप में दो महत्वपूर्ण स्थल और हैं, जिसमें से एक है हमारा क्या, मड़वा महल, और दूसरा है इसमें से छेरकी महल। भोरमदेव कौन से घाटी के समीप स्थित है आपको पूछेगा तो आप सभी को बिल्कुल पता ही होगा, चिल्फी घाटी के जस्ट पास में आपका क्या है, भोरमदेव मंदिर परिसर। भोरमदेव को और क्या कहा जाता है? छत्तीसगढ़ का खजुराहो। तो भोरमदेव से संबंधित ये सभी तथ्य आप अवश्य ही ध्यान में रखिएगा। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा दूसरा प्रश्न है, नीति आयोग द्वारा हाल ही में जारी डेल्टा रैंकिंग में नारायणपुर जिला का देश में कौन सा स्थान है? और इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प हैं प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, चतुर्थ स्थान। दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया यानी नीति आयोग के द्वारा आकांक्षी जिलों की जारी डेल्टा रैंकिंग में कृषि एवं जल स्रोतों के क्षेत्र की अगर हम बात करें तो देश भर के आकांक्षी जिलों में छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले को चौथा स्थान प्राप्त हुआ है, जो कि अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। आकांक्षी जिलों की यानी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स की अगर हम बात करें तो पूरे देश भर के 112 में से 10 आकांक्षी जिले छत्तीसगढ़ में स्थित है और इन 10 आकांक्षी जिलों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इसको हम इस मैप में देखेंगे कि ये 10 आकांक्षी जिले कौन कौन से हैं। छत्तीसगढ़ के मैप का यहाँ पे आउटलाइन बना लेता हूँ। मैप के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि छत्तीसगढ़ के वे 10 आकांक्षी जिले कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है पूरा का पूरा बस्तर संभाग। ठीक है, इस बस्तर संभाग में 7 जिले आते हैं, जिसमें से एक है कांकेर, फिर उसके बाद में है नीचे नारायणपुर, नीचे है उसके बीजापुर, यहाँ पे बीच में है दंतेवाड़ा, यहाँ पास है कोंडागांव, नीचे है इसके बस्तर जिला। ठीक है, और दंतेवाड़ा के नीचे आ जाएंगे हम सुकमा जिले में। तो ये 7 जिले हो गए। इसके अलावा यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है राजनांदगांव, इसके जस्ट अपोजिट साइड में ईस्टर्न पार्ट में आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है महासमुंद, और यहाँ पे बिलासपुर संभाग में आपको ध्यान में रखना है कोरबा जिला। ठीक है, तो इस प्रकार बस्तर संभाग से 7 और राजनांदगांव, महासमुंद और कोरबा जिले को मिला के छत्तीसगढ़ के ये 10 आकांक्षी जिले हैं, इनका नाम आप अवश्य ही ध्यान में रखिएगा। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा तीसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस विश्वविद्यालय में जेम्स एंड ज्वेलरी कोर्स का पाठ्यक्रम का अध्ययन होता है? और इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प हैं पंडित सुंदरलाल शर्मा विश्वविद्यालय बिलासपुर, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर, कुशाभाऊ ठाकरे विश्वविद्यालय रायपुर या पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर। इसी विश्वविद्यालय में जेम्स एंड ज्वेलरी कोर्स का अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पर यही तथ्य आप देख पा रहे हैं। दूसरा यहाँ पे हमारे पास में एक महत्वपूर्ण कीवर्ड है जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क। तो आपको ध्यान में रखना है कि
देश का चौथा और मध्य भारत का पहला जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क रायपुर के पंडरी में बनाया जा रहा है। तो ये तथ्य अपने आप में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसे आपको अवश्य ही ध्यान में रखना है। अब हम विकल्प में दिए गए यूनिवर्सिटीज के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की हम चर्चा करें तो आप ध्यान रखिएगा कि इन विश्वविद्यालयों की स्थापना कब की गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ऑप्शन नंबर डी में जो हमारा उत्तर था पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना की गई थी सन 1964 में। कुशाभाऊ ठाकरे विश्वविद्यालय की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना की गई थी सन 2005 में। वहीं अगर हम इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर की बात करें तो इसकी स्थापना की गई थी सन 1987 में। और पंडित सुंदरलाल शर्मा विश्वविद्यालय बिलासपुर की अगर हम बात करें तो इसकी भी स्थापना की गई थी वर्ष 2005 में। इन विश्वविद्यालयों के स्थापना के साथ में इनसे कुछ और विशेष तथ्य जुड़े हुए हैं, वो आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय सामान्य शिक्षा का छत्तीसगढ़ का पहला विश्वविद्यालय है। ठीक है, ये तथ्य जब आप छत्तीसगढ़ में शिक्षा इस टॉपिक का अध्ययन करते होंगे तो आपने बिल्कुल पढ़ा ही होगा कि छत्तीसगढ़ में सामान्य शिक्षा का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है, तो वो होगा पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय। दूसरा यहाँ पे ऑप्शन सी में आप देख पा रहे हैं कुशाभाऊ ठाकरे, ये पत्रकारिता के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ का पहला क्या है, विश्वविद्यालय है। ये तथ्य भी आप जानते होंगे। कृषि क्षेत्र का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना 1987 में की गई थी। उसके बाद यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है पंडित सुंदरलाल शर्मा विश्वविद्यालय, ये छत्तीसगढ़ का पहला ओपन विश्वविद्यालय है। तो ये सभी तथ्य आपको बिल्कुल ध्यान में रखने हैं। स्थापना वर्ष यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं। अब यहाँ पे हम चर्चा करेंगे कि इन विश्वविद्यालयों के वर्तमान कुलपति कौन कौन है। तो शुरुआत करते हैं हम पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय से। यहाँ के वर्तमान कुलपति हैं डॉक्टर KL वर्मा जी। ठीक है, इसके अलावा आपको ध्यान में रखना है कुशाभाऊ ठाकरे विश्वविद्यालय रायपुर के वर्तमान कुलपति कौन है, तो नाम ध्यान में रखिएगा बलदेव भाई शर्मा। ठीक है, ये नाम आपको ध्यान में रखना है, बलदेव भाई शर्मा। वहीं पे अगर हम बात करें इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के वर्तमान कुलपति की, तो इनका नाम काफी चर्चे में रहा था, तो ये नाम है डॉक्टर गिरीश चंदेल। और इनके बारे में हम विस्तृत रूप से अपने पिछले वीडियोस में चर्चा करते आए हैं, तो ये नाम आपको अवश्य ही पता होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है पंडित सुंदरलाल शर्मा विश्वविद्यालय बिलासपुर, यहाँ के वर्तमान कुलपति हैं डॉक्टर वंश गोपाल सिंह जी। ठीक है, तो ये सभी तथ्य आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। और इस वीडियो में मैं इतने डिटेल में इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत से मित्र मुझसे फोन करके पूछते हैं, है ना, कि सर करंट अफेयर को कैसे पढ़ा जाना चाहिए। तो कुछ इसी प्रकार से आपको करंट अफेयर्स का अध्ययन करना चाहिए, जो आपके स्टैटिक पार्ट को बहुत ही अच्छे से क्या करता हो, कनेक्ट करता हो। जैसे हमने प्रश्न बनाया था जेम्स एंड ज्वेलरी कोर्स के बारे में, यहाँ पे विश्वविद्यालयों के नाम दिए गए हैं, तो आपको तुरंत सोचना है कि उस विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी, वो किस क्षेत्र से संबंधित विश्वविद्यालय है, और उन विश्वविद्यालयों के वर्तमान कुलपति कौन कौन है। तो ऐसे रिवीजन करते हुए आपको अपनी स्टडीज को आगे बढ़ाना है। क्लियर है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा चौथा प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के स्कूली प्रार्थना में किस गीत का गायन अनिवार्य किया गया है। और इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प हैं छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया, शिक्षा फैल ही सबो कोती, अरपा पैरी के धार, या जन गण मन। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अरपा पैरी के धार। इस गीत को गाना छत्तीसगढ़ के स्कूली प्रार्थना में अब अनिवार्य कर दिया गया है। जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि राज्य के सभी स्कूलों में अब एक समान प्रार्थना होगी और इस प्रार्थना का ड्यूरेशन होगा 20 मिनट। और इस 20 मिनट के प्रार्थना में छत्तीसगढ़ के राजकीय गीत जो कि क्या है, अरपा पैरी के धार, इसे गाना अब अनिवार्य कर दिया गया है। और इस गाने को गाए जाने के पश्चात सभी विद्यार्थियों को शपथ भी दिलवाई जाएगी। यह शपथ क्या होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, भारत हमारा देश है, हम सब भारतवासी भाई बहन हैं और हमें अपना देश प्राणों से भी प्यारा है। ये पूरा का पूरा शपथ का लाइन होगा जो कि राजकीय गीत के गायन के पश्चात बच्चों को दिलाया जाएगा। ठीक है, इसके पश्चात क्या अतिरिक्त कार्य किया गया है कि विद्यार्थियों के लिए प्रतिदिन समाचार वाचन भी होगा, जिसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खबरों के शीर्षक सुनाए जाएंगे। कहने का मतलब यह है कि बच्चों को अब स्कूलों से ही करंट अफेयर्स की तैयारी करवाई जाएगी, ऐसा आप समझ सकते हैं एक एस्पिरेंट्स होने के नाते। ठीक है, अगला तथ्य आपको ध्यान में रखना है, छत्तीसगढ़ के स्कूली शिक्षा सचिव कौन है, तो नाम ध्यान में रखिएगा डॉक्टर S भारतीदासन। ठीक है, तो ये सारे तथ्य आपको अवश्य ही ध्यान में रखना है। एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड यहाँ पे हमारे पास में है क्या, अरपा पैरी के धार। तो इनके रचयिता का नाम आप सभी बिल्कुल जानते होंगे, ये नाम है डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा जी। ठीक है, डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा जी, इन्हीं की रचना है अरपा पैरी के धार, जो कि अभी वर्तमान स्थिति में छत्तीसगढ़ राज्य का क्या है, राजकीय गीत है। क्लियर है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा पांचवा प्रश्न है, प्रदेश का पहला मैथ्स पार्क कहाँ बनाया जा रहा है। और इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प हैं रायपुर, बिलासपुर, भिलाई या डोंगरगढ़। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, डोंगरगढ़।
तो ये तथ्य आपको अवश्य रूप से ध्यान में रखना है कि छत्तीसगढ़ के पहले मैथ्स पार्क का निर्माण राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय परिसर में बनाया जा रहा है। क्यों बनाया जा रहा है? ताकि विद्यार्थियों में गणित के प्रति रुझान को लाया जा सके। ठीक है, तो इस प्रश्न को जब भी पूछा जाएगा आप ध्यान से देखिएगा कि आपको जब पूछेगा कि प्रदेश का पहला मैथ्स पार्क कहां बनाया जा रहा है, मतलब उस पर्टिकुलर प्लेस की बात कर रहे हैं, तो उत्तर आप देंगे डोंगरगढ़। कल को अगर आपको यही प्रश्न बदल के पूछ देगा कि प्रदेश के पहले मैथ्स पार्क का निर्माण किस जिले में किया जा रहा है, तो उत्तर आपका बदल जाएगा और उत्तर हो जाएगा उस कंडीशन में हमारा क्या, राजनांदगांव, क्योंकि वर्तमान स्थिति में डोंगरगढ़ कहां आता है, राजनांदगांव जिले में आता है। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा छठवां प्रश्न है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में भाग लेने वाले छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों के संबंध में से निम्न में से क्या सुमेलित नहीं है? ठीक है, क्या सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। और इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प हैं ज्ञानेश्वरी यादव बैडमिंटन, सरिता पोयाम मलखम, रणबीर गतका या सारिका दुबे कलारीपयत्तु। इस प्रश्न का सही जवाब आपको बताना है कि खिलाड़ी का नाम और उसके सामने लिखे हुए संबंधित खेल के जोड़े में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है। और इस प्रश्न के बारे में आप सभी को अवश्य ही पता होगा। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ज्ञानेश्वरी यादव और बैडमिंटन। ठीक है, ज्ञानेश्वरी यादव जी के नाम के बारे में हम लगभग सभी वीडियो में चर्चा करते आए हुए हैं, क्योंकि इनकी उपलब्धि दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रही है। तो आपको ध्यान रखना है ज्ञानेश्वरी यादव राजनांदगांव जिले की वेट लिफ्टर है। ठीक है, क्या है, वेट लिफ्टर है। और सामने इनसे संबंधित खेल में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बैडमिंटन, इसीलिए ये सुमेलित नहीं है। ठीक है, यही तथ्य मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि ज्ञानेश्वरी यादव एक क्या है, वेट लिफ्टर है। ठीक है, तो ये नाम आप ध्यान में रखिएगा। कुछ प्रश्नों के बाद में इसी नाम पर हम विशेष रूप से और चर्चा करेंगे। ठीक है, फिलहाल हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा सातवां प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश में आयोजित मुख्य सचिवों के राष्ट्रीय सम्मेलन कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व किन्होंने किया? कहने का मतलब क्या है कि छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव के बारे में ये जानना चाह रहे हैं कि वर्तमान मुख्य सचिव कौन है। और इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प है सुब्रत साहू, ठाकुर राम सिंह, अमिताभ जैन या अजय सिंह। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अमिताभ जैन जी। ठीक है, ये नाम आपको अवश्य ही ध्यान में रखना है। अमिताभ जैन जी छत्तीसगढ़ के वर्तमान मुख्य सचिव हैं। और पद क्रम की बात करें तो अमिताभ जैन जी छत्तीसगढ़ के 12वें क्रम के मुख्य सचिव हैं। विकल्प में आपको एक और नाम दिखाई दिया है, अजय सिंह। ये छत्तीसगढ़ के पहले मुख्य सचिव थे। इनके पद के साथ में ये खास बात थी। ठीक है, तो आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है कि अजय सिंह जी छत्तीसगढ़ के पहले मुख्य सचिव थे। क्लियर है? बढ़ते हैं हम आज के 8वें प्रश्न की ओर। छत्तीसगढ़ में तुपकी चालन किस पर्व के दौरान किया जाता है? दोस्तों, इस तथ्य की भी चर्चा हम अपने पिछले वीडियो में काफी अच्छे से कर चुके हैं, तो मुझे उम्मीद है कि इसका जवाब आप सभी को अवश्य ही पता होगा, क्योंकि दिन प्रतिदिन अखबार में इसके बारे में लगातार खबरें आ रही है। इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प हैं गोंचा पर्व, बस्तर दशहरा, दियारी पर्व या ककसाड़ पर्व। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, गोंचा पर्व। तो दोस्तों, तुपकी चालन की जो प्रथा है वो बस्तर अंचल में गोंचा पर्व के दौरान होती है। तुपकी की अगर हम बात करें तो इसे आप बांस का बंदूक, छत्तीसगढ़िया एयर गन या आदिवासी एयर गन कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं छत्तीसगढ़ के आदिवासी वनांचल बस्तर में गोंचा पर्व में तुपकी गोली चालन की विशिष्ट परंपरा है। बस्तर गोंचा पर्व के विश्व विख्यात होने में तुपकी चालन का अनूठापन भी है। ये तुपकी चालन क्यों किया जाता है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं तुपकी का प्रयोग बस्तर के आदिवासी अपने राजा और भगवान के प्रति आभार मानने और सलामी देने के लिए करते हैं। तुपकी कैसा होता है, यहाँ पे आप चित्र में देख पा रहे हैं। ठीक है, तुपकी बेसिकली बांस की एक बंदूक है जो कि एयर गन के जैसा बांस की पोली नली से बना हुआ एक उपकरण है। इसमें गोली के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, पेंग का प्रयोग किया जाता है। और यह पेंग क्या है, मालकांगनी लता का फल है जो कि औषधि गुणों से भरपूर होता है। और तुपकी का प्रयोग गोंचा पर्व के दौरान युवक युवती मनोरंजन के तौर पर करते हैं। क्लियर है? तो तुपकी से संबंधित ये सभी तथ्य आप अवश्य ही ध्यान में रखिएगा। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 9वां प्रश्न है, हाल ही में मुंबई में आयोजित मिसेज इंडिया इंटरनेशनल प्रतियोगिता की उपविजेता कौन बनी है? और इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प हैं सरगम कौशल, जूही व्यास, वाची पारिक या सना अग्रवाल। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जूही व्यास। तो ये नाम आपको अवश्य ही ध्यान में रखना है कि जूही व्यास छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले की रहने वाली है और मुंबई में आयोजित मिसेस इंडिया प्रतियोगिता की उपविजेता बनी है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ की किस खिलाड़ी ने देश के नंबर 1 वेट लिफ्टर होने का गौरव हासिल किया है? और इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प हैं ज्ञानेश्वरी यादव, सरिता पोयाम, सरिता देवी या नेहा मरकाम। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ज्ञानेश्वरी यादव। इस नाम के बारे में हम कुछ प्रश्न
पूर्व चर्चा किए हुए थे, तब भी मैंने आपको बोला था कि इस नाम के ऊपर में हम आने वाले प्रश्न में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि हिमाचल प्रदेश के नागरोटा में नेशनल वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 49 किलोग्राम भार वर्ग में छत्तीसगढ़ की राजनांदगांव जिले की वेट लिफ्टर जिनका नाम है ज्ञानेश्वरी यादव, इन्होंने स्वर्ण पदक जीत लिया है। और इस प्रकार ज्ञानेश्वरी यादव 49 किलोग्राम भार वर्ग में देश की नंबर 1 वेट लिफ्टर बन गई है। ठीक है, तो ये तथ्य आप अवश्य ही ध्यान में रखिएगा, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है ये नाम ज्ञानेश्वरी यादव। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 11वां प्रश्न है, प्रदेश के पहले एवियरी पार्क का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? और इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प है लमनी पार्क जगदलपुर, जंगल सफारी नवा रायपुर, नंदनवन रायपुर या कानन पेंडारी बिलासपुर। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, लमनी पार्क जगदलपुर। यहीं पर ही प्रदेश के पहले एवियरी पार्क का निर्माण किया जा रहा है और संरक्षण नहीं किए जाने के कारण इसकी स्थिति कुछ खास अच्छी नहीं बनी हुई है, इसलिए अखबारों में इसके बारे में खबर आते रहती है। तो आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से यही ध्यान में रखना है कि राज्य के पहले पक्षी एवियरी का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? जगदलपुर के लमनी बर्ड पार्क में। क्लियर है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 12वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर हाल ही में ध्रुवा मणि का आयोजन किया गया है? और इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प हैं आसना, रामाराम, कोंटा या करही भदर। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, आसना ग्राम। ठीक है, तो यहां पर क्या किया जा रहा है? ध्रुवा मणि का आयोजन किया जा रहा है और इस आसना ग्राम के बारे में आप पहले से ही परिचित होंगे। आसना ग्राम में ही बादल अकादमी का संचालन किया जा रहा है, जिसका फुल फॉर्म है बस्तर अकादमी ऑफ डांस आर्ट एंड लैंग्वेज। ये अपने आप में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण शब्द है, बादल अकादमी। यहाँ पे क्या किया जा रहा है? जनजातियों की या उस क्षेत्र की स्थानीय बोली, भाषा एवं संस्कृति का संरक्षण एवं संवर्धन। ठीक है, तो इसी उद्देश्य से बादल अकादमी की स्थापना की गई है। अब यहाँ पे हम ध्रुवा मणि की बात करते हैं। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे एक जनजाति का नाम आपको दिख रहा है, ध्रुवा जनजाति। इस जनजाति से संबंधित एक बहुत ही विशेष व्यक्ति हैं जिनके बारे में आप जानते हो, वीर गुंडाधुर। ठीक है, जो कि भूमकाल विद्रोह के नेतृत्व करता थे। ठीक है, ध्रुवा जनजाति से संबंधित और क्या क्या चीज आपको ध्यान में आता है कि इस जनजाति को छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा में बास्केटरी ट्राइब्स की संज्ञा दी गई है। ठीक है, बास्केटरी ट्राइब्स की संज्ञा दी गई है। ये जनजाति के द्वारा कौन कौन सा पर्व मनाया जाता है? तो आपको याद होगा आमाखाई, और इसी जनजाति के द्वारा में क्या मनाया जाता है? चैत्रई पर्व मनाया जाता है। ठीक है, इसी जनजाति की आगे हम बात करें तो इसी जनजाति को और क्या बोला जाता है? परजा जनजाति। तो परजा जनजाति के द्वारा एक नृत्य किया जाता है जिसका नाम है क्या? परब नृत्य। और इस परब नृत्य को क्या कहा जाता है? क्योंकि इसमें शारीरिक कौशल का प्रदर्शन किया जाता है, इसे एक सैन्य नृत्य की संज्ञा भी दी गई है। तो ये सभी तथ्य आप बिल्कुल रिकॉल कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ की जनजातियों में ध्रुवा जनजाति के बारे में आप सभी ने अवश्य अध्ययन किया होगा। क्लियर है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 13वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के राकेशवर्धा और मानूध्रुव किससे संबंधित है? और इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प हैं गतका, वेट लिफ्टिंग, मलखंब या तैराकी। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मलखंब। दोस्तों राकेशवर्धा का नाम तो आप सभी ने अवश्य ही सुना होगा, साथ ही आपको ध्यान में रखना है मानूध्रुव, ये भी क्या है? मलखंब मास्टर। तो राकेशवर्धा और मानूध्रुव दोनों ही नारायणपुर जिले के मलखंब मास्टर हैं, ये चीज आपको अवश्य ही ध्यान में रखना है। क्लियर है, तो दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। आने वाले हमारे 5 जुलाई के करंट अफेयर टेस्ट के बारे में मैं आप सभी को बता देता हूं। जैसा कि आप इस पोस्टर पे देख पा रहे हैं, प्रति माह हमारे संस्थान के द्वारा 5 तारीख को करंट अफेयर के टेस्ट का आयोजन किया जाता है। यह करंट अफेयर टेस्ट सीरीज सभी विद्यार्थियों के लिए पूर्णतः निःशुल्क है। आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से एप्लीकेशन स्पर्श पीएससी एजुकेशन को डाउनलोड करना है। उसके स्टोर सेक्शन में आपको फ्री करंट अफेयर टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, उसमें स्वयं को आप एनरोल कीजिए और उसके बाद पूरे माह करंट अफेयर पढ़ने के बाद 5 तारीख को आप स्व आकलन के लिए वह टेस्ट दिला सकते हैं, जो कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होगी। ठीक है, तो दोस्तों जल्द मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।